Assalamualaikum. Myself Huzefa Nakwa, heading the structural engineering part of my company. Today I am going to explain you what is the structural engineering. Basically many misconceptions are there. बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या होती है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग क्या होती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का रोल क्या होता है, इनको कब अपॉइंट किया जाता है, कि इनसे क्या बेनिफिट्स है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स है, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पर क्या बेनिफिट्स है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारी कंपनी के बारे में मैं आपको इंट्रो दूंगा। वी आर इंटेल बिल्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज LLP. वी आर इनटू कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड। इफ वी टॉक अबाउट द डिज़ाइन टर्म इन आर्किटेक्चरल फील्ड, सो आर्किटेक्ट्स जो है वो फंक्शन प्लानिंग के बारे में डिज़ाइन करते हैं, देन एलिवेशंस डिज़ाइन करते हैं, एंड 3D व्यूज़ डिज़ाइन करते हैं, वॉक थ्रूज डिज़ाइन करते हैं, मटेरियल्स को कैसे प्रॉपर यूज़ किया जाए, देन उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और मेंबर्स के मटेरियल कौन से यूज़ होंगे, वो सारी चीज़ें आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग में कवर हो जाती है। अब डिज़ाइन टर्म की अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग में बात करेंगे तो दे यूज़ टू डिज़ाइन क्लोथ्स विद रिस्पेक्ट टू द लेटेस्ट फैशंस, उसमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स और उसके पैटर्न साइजेस को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत आसान एग्जांपल है, जैसे ह्यूमन बॉडी का हम एग्जांपल लेते हैं। तो जो इंसान की बॉडी का जो शेप है, जो साइजेस है और जो उसका एस्थेटिकल व्यू है, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये आर्किटेक्ट्स इसको टेक केयर करते हैं। और इसके अंदर की जो बोन्स है, स्केलेटन है, वो सारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स टेक केयर करते हैं कि जैसे बोन्स की साइजेस कैसी इनफ सूटेबल कुदरती तौर पर जो है वो बनाई हुई है, जहाँ छोटी हड्डियों की ज़रूरत है वहाँ छोटी लगी हुई है, जहाँ बड़ी की ज़रूरत है वहाँ बड़ी भी है, और जैसे जॉइंट्स की ज़रूरत है वो उसी तरीके से मुड़ती है, जिसको जहाँ मुड़ना है वो वैसे ही मुड़ती है, ठीक है। तो ये सारे जॉइंट्स, किसी हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कुदरती तौर पर, किसी को बहुत वीक बनाया हुआ है, किसी को मोटा बनाया हुआ है, किसी को पतला बनाया हुआ है। ये बोन्स जो है ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इसको टेक केयर करते हैं। इसी तरीके से हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे प्रोजेक्ट में जो एक फ्रेम होती है, अगर RCC स्ट्रक्चर है तो एक फ्रेम होती है, जो फ्रेम बाद में पेंट के बाद, प्लास्टर के बाद छुप जाती है। वो सारा फ्रेमिंग जो होता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का कमाल होता है कि वो फ्रेमिंग को पूरा डिज़ाइन करता है, फ्रेमिंग को पूरा डिटेल करता है, फ्रेमिंग की पोजीशन सेट करता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जब हम आते हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो डिज़ाइन टर्म होता है, इसके बारे में जो साइजेस होती है मेंबर्स की, वो साइजेस हम डिसाइड करते हैं, वो साइजेस हम डिज़ाइन करते हैं। अब वो साइजेस कैसी आती है, वो लोड सिमुलेशन से आती है। जैसे लोड कैलकुलेशंस में हम देखेंगे तो लाइव लोड्स है, डेड लोड्स है, विंड लोड्स है, सिस्मिक लोड्स है, एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है, और फिर देन उसकी ड्राइंग्स बनती है और उन ड्राइंग्स को साइट पे एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फॉर द मॉडलिंग and by the use of software we create mathematical models and we apply wind on them, we apply earthquake on them, okay, and then जैसे विंड अप्लाई होता है उससे हमको डिफ्लेक्शन समझ में आता है कि कितना डिस्प्लेस हो रहा है। वो अर्थक्वेक आएगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिफ्लेक्ट होगा। इसके अंदर इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स यूज़ होते हैं। अगर हम इंडिया में बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इंडियन कोड से है, देन हम इंडियन कोड्स यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल बिल्डिंग्स है, जैसे USA में है, UK में है, हर रीजन के अपने अपने कोड बुक्स हैं, उनके अपने गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कोड बुक्स डेवलप की है, जहाँ पर रीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, देन अर्थक्वेक जोन्स के हिसाब से डिफ्लेक्शंस लिमिट सेट की हुई है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट क्या होनी चाहिए, एक बीम डिफ्लेक्ट होगी तो कितनी डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसकी लिमिट क्या है। एक कॉलम डिफ्लेक्ट होगा तो वो कितना डिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसकी लिमिट क्या है। एक स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट होगा तो उसकी क्या लिमिट है। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में जब मॉडलिंग की जाती है और लोड अप्लाई किया जाता है, एनालिसिस एक प्रोसीजर है, वो एनालिसिस के अंदर इन सारी चीज़ों को टेक केयर किया जाता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि स्ट्रक्चर कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। इट इज़ विद इन अ सेफ्टी परमिसिबल लिमिट, इट्स बियॉन्ड द सेफ्टी परमिसिबल लिमिट।
अगर ये बियॉन्ड जा रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, देन साइज़ इंक्रीज़ की जाती है, सेफ्टी पैरामीटर्स अप्लाई करके उसके बिहेवियर को सामने रख के उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि द स्ट्रक्चर शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस सेफ्टी पैरामीटर। डिफ्लेक्शन की जैसे मैंने अभी बात बताई आपको, डिफ्लेक्शन एक पैरामीटर है। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं तो इसमें हमको काफ़ी सारे पैरामीटर्स को सामने रखना होता है, काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ को सामने रखना होता है, जिसमें से बेंडिंग एक क्राइटेरिया है, क्रैकिंग एक क्राइटेरिया है, मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से उसकी अपनी एक बेंडिंग कैपेसिटी होती है, स्टील की अपनी एक बेंडिंग कैपेसिटी होती है, कंक्रीट की बेंडिंग कैपेसिटी होती है, वो कंप्रेशन में है, टेंशन में है, उसको दबाया जा रहा है या उसको खींचा जा रहा है, वो मटेरियल की अपनी पोजीशन के हिसाब से, एलिमेंट के अपनी पोजीशन के हिसाब से। जैसे बीम्स है, ठीक है, बीम्स बेंडिंग मेंबर है, बीम्स बेंड होती है तो इसकी बेंडिंग कैपेसिटी देखी जाती है, उस हिसाब से उसका साइज़ डिसाइड किया जाता है। जैसे डिफ्लेक्शन एक पैरामीटर है, इसी तरीके से बेंडिंग एक पैरामीटर है, क्रैकिंग एक पैरामीटर है। कॉलम्स को बकलिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि कॉलम्स जो है वो ज़्यादा दब नहीं जाए, बकल नहीं हो जाए, बकल होकर टूट नहीं जाए, उसके लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है, उस पर उसकी साइज़ डिपेंड है। तो ये साइजेस जो है मेंबर्स की, ये बहुत सारे क्राइटेरियाज पर, बहुत सारे लिमिट्स पर डिपेंड होती है, जिसमें हमको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ लिमिट करती है, कोड्स लिमिट करते हैं, वो सारे मटेरियल ज्योमेट्री और मटेरियल केमिस्ट्री पे डिपेंड होता है। अब honestly speaking, me and my team, we are working passionately in this field of structural engineering. So while working on mathematical model, we feel the deflection, and while walking on a street, we feel the deflection of the building, we feel the deflection of beams, okay, we test the bendings, we test the buckling of columns. So ये सारा हमारे सामने होता रहता है। अब ये सारे सेफ्टी पैरामीटर्स को हम लोग जब स्ट्रक्चर पर अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद वो स्ट्रक्चर हर एंगल से, हर पैरामीटर्स में जब सेफ हो जाता है, देन उसकी ड्राइंग्स बनती है और वो ड्राइंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए जाती है। देन ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के मटेरियल फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते हैं। हर प्रोजेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर प्रोजेक्ट में एक रिसर्च लेवल की वर्किंग की जाती है, जिसमें उसके मटेरियल्स को चेंज किया जाता है, उसके बीम्स के, उसके कॉलम्स के, फाउंडेशंस के साइजेस को चेंज किया जाता है, ठीक है, टाइप्स को चेंज किया जाता है, देन मटेरियल्स को चेंज किया जाता है कि स्टील आई सेक्शंस में ये पॉसिबल होगा या कंक्रीट सेक्शंस में ये पॉसिबल होगा या वुडन सेक्शंस में ये पॉसिबल होगा, स्लैब किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है, अलग अलग वर्किंग होती है। सारे ये सिमुलेशंस का आउटपुट जो है वो इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग एंड इन टर्म्स ऑफ पीस ऑफ पेपर हमारे सामने आता है। अब जब ये पीस ऑफ पेपर सामने आता है तो जिन्होंने इसकी बैक ऑफिस एफर्ट्स को ऑब्जर्व नहीं किया है या इसको नहीं जानते हैं, तो दे फील सो कि ये ड्राइंग्स इन्होंने बनाई है। वी डिड नॉट draw anything and we are not drawing anything. Being a structural engineer, we have our detailers और हमारे ड्राफ्ट्समैन होते हैं जो हमारे इनपुट्स पे ड्राइंग्स बनाते हैं। उनका डिज़ाइनिंग से, लोड कैलकुलेशन से कोई कनेक्ट नहीं होता। उनको जो इनपुट हम देते हैं वो इनपुट्स के हिसाब से वो सारी चीज़ें डिटेल करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और वो ड्राइंग्स क्लाइंट को जाती है, वो ड्राइंग्स एग्जीक्यूशन के लिए जाती है। मेरा मेन फोकस ये है कि अगर हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग को इग्नोर करते हैं तो क्या होगा। छोटा स्ट्रक्चर है तो फेलियर विल नॉट अकर इमीडिएटली, इट मे अकर इवन आफ्टर 10 years, इवन आफ्टर 20 years, और इट मे नॉट अकर बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर इज स्मॉल। अर्थक्वेक इफेक्ट नहीं आ रहा है, विंड इफेक्ट नहीं आ रहा है, डेड लाइफ इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं है। अब अगर आपने स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग को इग्नोर कर लिया तो स्ट्रक्चर में दो किस्म की इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या दो किस्म के ड्रॉबैक्स आएंगे। फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चर आपका अनइकोनॉमिकल हो सकता है, हैवी हो सकता है, जिसमें आपका ज़रूरत से ज़्यादा पैसा वेस्ट हो सकता है, ज़ाय हो सकता है। दूसरा, या तो आपका स्ट्रक्चर अनसेफ हो सकता है कि जहाँ कॉलम देने की ज़रूरत थी, जहाँ बीम देने की ज़रूरत थी, या जो अजम्पशंस को टेक केयर करना था, कि जैसे डिज़ाइनिंग करते हुए हम लोग अपने अजम्पशंस भी फॉलो करते हैं कि जो अजम्पशंस हमने सॉफ्टवेयर्स में लिए हैं कि ये बीम्स को हमको इस तरीके से कनेक्ट करनी है, अलग अलग टाइप के कनेक्शंस आते हैं।
ठीक है, इसको हमको इस टाइप से कनेक्ट करना है, इस टाइप के बोल्ट्स देनी है ताकि इसका बिहेवियर ऐसा होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है एक्चुअल प्रैक्टिकली वहाँ पर नहीं बन पाती है, जिससे स्ट्रक्चर अनसेफ हो जाता है, स्ट्रक्चर गिर भी सकता है, कोलैप्स होता है, बहुत से लोगों की जाने जाती है नेग्लिजेंसी से। इवन दो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स अपॉइंटेड होते हैं और डिटेलिंग में ज़रा सी नेग्लिजेंसी हो जाती है जिससे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं कई मरतबा, या कंस्ट्रक्शन स्टेज पर कुछ को डिफ़िकल्ट जो है वो नेग्लिजेंसी होती है, उस मौके पर स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं। इवन दो ड्राइंग्स आर ओके, ड्राइंग्स आर फिट, बट द कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड एज पर द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर्स फेल हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, बनने के कुछ समय के बाद कोलैप्स हो जाते हैं, 5 साल 7 साल के बाद कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये फेलियर्स की एक बड़ी वजह ये होती है कि यहाँ पर कंसल्टेंसी को अवॉइड किया जाता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड को इग्नोर किया जाता है, सॉइल इंजीनियरिंग फील्ड को इग्नोर किया जाता है, और ये लोड सिमुलेशंस या उसके एरिया के हिसाब से, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, जोन्स के हिसाब से उसको डिज़ाइन नहीं किया जाता, उसके लोड कैलकुलेशंस नहीं किए जाते हैं और उसको बना दिया जाता है बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स और एक्सपीरियंस ऑफ anyone. Not every contractors are same. Many contractors, they used to follow the designs, they used to follow the commands of structural engineers, architects, and even though they are enough capable to do the design part as well, many contractors have their design background as well. Hope so ये explanation जो था structural engineering का ये कंप्लीट तो नहीं था, बट एक बेसिक एक्सप्लेनेशंस था जो नॉन टेक्निकल ऑडियंस को कवर करने के लिए था, जिनको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिले, एंड दे यूज्ड टू हैव स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। देन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम ये कोशिश करेंगे कि alhamdulillah we had done lots of project in national and international market, around 1,000 project we had done. Okay, in that many projects we had done international level and many projects in India. We had covered almost all the states in India. We had done lots of industrial projects, residential projects, commercial projects, hospital projects, and steel, oil and gas projects, hydrocarbon projects. We are working with Indian Oil, we are working with Godrej, we are working with BPCL, Bharat Petroleum, and many more esteemed clients and esteemed organizations, and they used to follow our designs, detailing. Then from now onwards we are thinking to deliver, or we are thinking to show you our glimpse of our project and a story behind the project work, what interesting behind our projects, कि हमने जब प्रोजेक्ट्स किए तो उस मौके पे हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आए। एक चैलेंज होता है जो ऑन फील्ड होता है, दैट ऑल्सो अ बिग चैलेंजेस, उसको भी डील करने के लिए काफ़ी एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारे सामने बीइंग एन स्ट्रक्चरल इंजीनियर काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। जब हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। हर स्ट्रक्चर का एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी एक यूनिक साइज़ होती है, उसके अपने एक यूनिक पैरामीटर्स होते हैं, क्लाइंट की एक अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ऐसे जब चैलेंजेस आते हैं तो हमने उसको कैसे डील किया, उसको कैसे फेस किया। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड जो होती है, इसमें जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है कि क्लाइंट हमारे ऊपर बिलीव करता है। ओके, क्लाइंट हमारे ऊपर भरोसा करता है कि हम उसको उसका स्ट्रक्चर एक 50 साल या 80 साल के लिए स्टेबल स्ट्रक्चर बना कर देंगे, स्टेबल स्ट्रक्चर उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। विल एक्सप्लेन यू, दैट गिव्स यू इमेंस नॉलेज and good experience about our challenges and how we tackle it, how we deal it. Thank you. Assalamu alaikum.